आप सुन रहे हैं कुकू एफएम। कहानी का नाम है के अ मिस्टीरियस मिशन, जिसकी लेखिका है अंकु ठाकुर। आरजे मनीष की आवाज में कुकू एफएम सुने जो मन चाहे। पार्ट 1। एसटीएफ हेड ऑफिस, दिल्ली। आज सुबह सुबह ही यहां पर हलचल मची हुई थी। अपने अपने आईडी कार्ड लटकाए हुए ऑफिसर इधर से उधर भाग रहे थे। एजेंसी चीफ सिन्हा और टीआईजी सिंह परेशान से कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हुए थे। तभी उन्हें खबर मिली कि डिफेंस मिनिस्ट्री से डिफेंस मिनिस्टर गोयल और जॉइंट सेक्रेटरी वर्मा ऑफिस आ चुके हैं। उनके अंदर आते ही वो लोग खड़े हो गए। डिफेंस एडवाइजर कुमार भी उनके साथ आए हुए थे। गोयल ने कहा, बैठ जाइए, इन सब का वक्त नहीं है सिन्हा साहब। सिन्हा ने कहा, मैं जानता हूं सर, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। कुमार ने तेज आवाज में कहा, आपके माफी मांगने से क्या सब ठीक हो जाएगा सिन्हा साहब? आप खुद सोचिए, अगर यह बात मीडिया तक पहुंच गई तो क्या हो सकता है? वैसे भी कई बार एसटीएफ टीम को सीधे सीबीआई के स्पेशल विंग में मिलाने की बात हो चुकी है। अगर यह बात फैल गई तो बुरा मत मानिएगा, एसटीएफ को मर्ज करने से हम भी नहीं रोक सकते। सिन्हा ने सर झुका लिया। वर्मा ने कहा, एक दूसरे को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। एसटीएफ का आज तक का रिकॉर्ड बेहतरीन रहा है। मुझे यकीन है कि वो इस केस को भी बहुत जल्द सुलझा लेंगे, है ना सिन्हा साहब? गोयल ने कहा, सिन्हा साहब आपके पास बस 1 महीना है, समझ रहे हैं ना आप? आपकी टीम तैयार है? सिन्हा ने सिंह की तरफ देखा। सिंह ने कहा, जी सर, हमने अपने 3 काबिल ऑफिसर चुने हैं। मुझे पूरा यकीन है वो तीनों बेस्ट टीम बनाकर इस केस को 1 महीने में सॉल्व कर लेंगे। कुमार ने कहा, आपको सच में लगता है कि सिर्फ 3 ऑफिसर काफी रहेंगे? सिंह ने कहा, वो लोग बाकी की टीम के लिए भी ऑफिसर चूज कर रहे हैं। गोयल ने कहा, आप सब खुद समझदार हैं, मुझे यकीन है कि आप सब कुछ सोच समझ कर ही करेंगे, पर जितने ज्यादा लोग इस सब में पड़ेंगे उतनी ही बात फैलने का खतरा है। इसलिए मैं चाहता हूं आप एक अनऑफिशियल टीम तैयार करें, ताकि वक्त आने पर अगर हमें उस टीम से छुटकारा पाने की नौबत आए तो हमारे कम से कम ऑफिसर मारे जाएं। आप लोग समझ रहे हैं ना मेरी बात? सबने एक दूसरे की तरफ देखा। दूसरी तरफ इमरजेंसी मीटिंग रूम में एक लड़की और 2 लड़के बैठे हुए थे। वो लोग फाइल्स में डूबे हुए थे। एक लड़के ने फाइल को पटकते हुए कहा, पहली बार मुझे लग रहा है कि एसटीएफ में कोई काबिल ऑफिसर ही नहीं है। लड़की ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, आई एम एग्री विद यू सृजन, कोई ऐसा ऑफिसर मिला ही नहीं मुझे जिसे हम इस मिशन में इन्वॉल्व कर सके। आई एम सिक ऑफ इट। सृजन ने दूसरे लड़के की तरफ देखा और फिर कहा, विराज तू भी कुछ बोल। विराज ने गहरी सांस लिया और फिर कहा, नहीं, मुझे भी कोई ऐसा नहीं मिला जिसे हम अपनी टीम में शामिल कर सके। इतना कहकर उसने लड़की की तरफ देखा और फिर कहा, आहना तू तो सबको अच्छी तरह जानती है, तेरी नजर में नहीं है कोई? आहना ने कहा, नहीं, अगर होते तो मैं पहले ही नहीं बता देती। सृजन ने कहा, बेसिकली वी नीड अ कंप्यूटर एक्सपर्ट, अ फील्ड एक्सपर्ट एंड एग्जीक्यूटर्स, पर फिलहाल हमारे पास कुछ भी नहीं है। तभी दरवाजे के खुलने की आवाज आई तो वो लोग पीछे घूम गए। सिन्हा और सिंह अंदर आए। वो दोनों परेशान लग रहे थे। उन तीनों ने एकदम से खड़े होकर उन दोनों को सल्यूट किया। सिन्हा ने सबको बैठने के लिए कहा और फिर खुद भी बैठ गए। सिन्हा ने कहा, सृजन तुमने कुछ सोचा किसे अपनी टीम में लेना है? सृजन ने कहा, आई एम सॉरी सर, पर यह केस ही ऐसा है कि हम किसी पर यकीन नहीं कर सकते, एजेंसी में तो बिल्कुल भी नहीं। सिन्हा ने एक गहरी सांस लिया और फिर कहा, हमें सिर्फ 1 महीने का टाइम मिला है केस को सॉल्व करने के लिए। अगर 1 महीने तक कुछ नहीं हुआ तो। इतना कहकर सिन्हा चुप हो गए। सिंह ने कहा, गोयल सर ने एक अनऑफिशियल टीम बनाने की बात कही है। तीनों चौंक उठे। विराज ने कहा, अनऑफिशियल? पर क्यों? सिंह ने कहा, तुम जानते हो यह मिशन कितना खतरनाक है। अगर तुम पकड़े गए या मारे गए तो एसटीएफ तुम्हें जानने तक से मना कर देगी। इसलिए वो चाहते हैं कि हमारे कम से कम ऑफिसर मारे जाएं। आहना ने कहा, वाह, हमें मरने भेज रहे हैं। सिंह ने आहना को घूर कर देखा और फिर कहा, ऑफिसर आहना सिन्हा, आप इस वक्त एसटीएफ की स्पेशल मीटिंग में हैं, सो प्लीज बिहेव। आहना ने एकदम से कहा, जी पापा, आई मीन सर। विराज ने कुछ सोचते हुए कहा, अगर टीम अनऑफिशियली बनानी है तो आई हैव अ टीम। सबने उसकी तरफ देखा। सृजन ने कहा, कैसी टीम? विराज ने मुस्कुराकर कहा, दे आर बेस्ट इन दिस। कुछ टाइम बाद वो कॉन्फ्रेंस हॉल में थे। विराज प्रोजेक्टर के पास खड़ा था और बाकी सब बैठे हुए थे। विराज ने कहा, मेरे पास कुछ ऐसे लोगों की इंफॉर्मेशन है जो इस मिशन के लिए परफेक्ट टीम है। सृजन ने कहा, तो अब हमें दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों के साथ काम करना होगा।
आई कैंट बिलीव दिस। विराज ने मुस्कुराकर कहा, वो किसी भी डिपार्टमेंट के लिए काम नहीं करते। सबने विराज की तरफ देखा। विराज ने कहा, दे आर कॉन आर्टिस्ट। सृजन ने चौंक कर कहा, वॉट, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? आना ने कहा, हमारी टीम में हम इन छोटे मोटे राह चलते जेब कतरों से मदद लेंगे अब। विराज ने शांति से कहा, यह राह चलते जेब कतरे नहीं है। आप लोगों को विश्वास दिनकर याद है? सिन्हा ने याद करते हुए कहा, वो सीनियर रिपोर्टर जो 1 साल पहले मारा गया था। विराज ने सर हिलाया और कहा, जी सर। विश्वास ने मरने से पहले अपने बॉस से कहा था कि उसे इस केस से जुड़े कुछ अहम सुराग मिले हैं। उसने इन लोगों की इंफॉर्मेशन वहां से निकाली जहां पुलिस फोर्स भी जाना नहीं चाहती, और इस काम में इन कॉन आर्टिस्टों ने इनकी मदद की थी। सब चौंक उठे। सिंह ने कहा, विश्वास की मदद इन्होंने क्यों की? विराज ने कहा, इनका काम ही यही है। मर्डर और किडनैपिंग तो ये लोग नहीं करते, ना ही ड्रग्स वगैरह के मामले में पड़ते हैं। पर किसी पर नजर रखनी हो, कोई पार्सल पुलिस की नजर से बचाकर यहां से वहां करना हो, कोई इंफॉर्मेशन निकालनी हो, या फिर किसी को बेवकूफ बनाना हो, ये सब काम करते हैं। आज तक पुलिस को इनके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं मिला। ये इतनी सफाई से काम करते हैं कि बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी इन्हें कभी ना कभी कांटेक्ट कर ही चुका है। पिछले 6 सालों से इनका इस फील्ड में कोई कंपटीशन नहीं है। सिन्हा ने कहा, इंटरेस्टिंग। हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है इनकी? विराज ने सर हिलाया और प्रोजेक्टर ऑन कर दिया। सामने करीब एक 45 साल के आदमी की तस्वीर उभर गई। विराज ने कहा, यह है इनका सबसे बड़ा मेंबर, प्रधान, उम्र 43 साल। इसे हर चीज की खबर रहती है। यह हर चीज में मास्टरमाइंड है। एक थिएटर में काम करता था, इसलिए भेष बदलने में माहिर है। 30 साल की उम्र में ये 13 साल पहले जेल चला गया था, क्योंकि इसका थिएटर का मालिक थिएटर में काम कर रही कुछ लड़कियां बेचने की फिराक में था। इसे पता चला और यह औरत का भेष बनाकर उनमें घुस गया। इसने लड़कियों को तो बचा लिया, पर थिएटर के मालिक ने अपनी पावर के दम पर इसे ही फंसा दिया। लड़कियां भी मुकर गई और इसे 4 साल की जेल हो गई। पर इसका जवाब नहीं है प्लानिंग करने में। बहुत जल्दी लोगों को समझ जाता है। इसे सुई से लेकर जहाज तक की हर चीज की खबर रहती है। इतना कहकर विराज ने बटन दबाया। एक करीब 25-26 साल के लड़के की तस्वीर आई। विराज ने कहना शुरू किया, किशोर उर्फ कोकी, उम्र 25 साल, दिमाग मानो कंप्यूटर, इसलिए कंप्यूटर एक्सपर्ट है। कोई भी जटिल लॉक हो, 2 सेकंड और काम खत्म। हैकिंग में इसका कोई जवाब नहीं, तभी तो सीसीटीवी में इसका कोई नामो निशान नहीं मिलता। 17 साल की उम्र में आईआईटी मुंबई में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एडमिशन फुल स्कॉलरशिप पर मिली। दूसरे साल में अपनी एक क्लासमेट को सीनियर रैगिंग के नाम पर फिजिकल बुलिंग से बचाने के लिए उसने उन लोगों की सारी सोशल आईडी हैक कर ली। पर स्टूडेंट्स थे, अमीर फैमिली से, और लड़की ने भी कुछ भी पता होने से मना कर दिया। बेचारा रस्टिकेट हो गया। इसी सदमे में मां भी नहीं रही, पर कंप्यूटर उसने नहीं छोड़ा। और आज, बुरा मत मानिएगा सर, पर हमारे हैकर भी इसके सामने कुछ नहीं है। इतना कहकर उसने फिर तस्वीर बदली। सामने एक बहुत ही खूबसूरत से लड़के की तस्वीर लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो फिल्म का हीरो हो। विराज ने कहा, कबीर, उम्र 27 साल, 14 साल की उम्र में मां को बाप की मार से बचाने के लिए बाप के सिर पर इसने गमला फोड़ दिया। मां को पत्नी धर्म सूझा और उसने पुलिस बुला ली। जुवेनाइल होम चला गया। 18 का वापस लौटा तो मां दूसरी शादी कर चुकी थी। पहचानने से भी इनकार कर दिया मां ने। उसके बाद फिर प्रधान के साथ रहा। नजर गिद्ध जैसी पहनी, प्लान बनाने में माहिर, और सबकी इंफॉर्मेशन चुटकियों में निकाल लेता है। दिखने में हैंडसम है, इसलिए लड़कियों को पटाना बाएं हाथ का खेल है इसका। इतना कहकर विराज ने एक और तस्वीर बदली। सामने की तस्वीर में एक इंसान ने ब्लैक कलर की कैप और चेहरे पर ब्लैक कलर का मास्क पहन रखा था। उसने ब्लैक कलर की हाई नेक टी शर्ट के ऊपर ब्लैक कलर की जैकेट पहनी हुई थी और उसके हाथ जैकेट की पॉकेट में थे। सृजन ने कहा, यह कौन है? विराज, द 4th मेंबर। आहना, ये मुंह क्यों छिपा रहा है? तो विराज मुस्कुरा दिया। उसने कहा, यह हमेशा मुंह ढककर रखती है। सबने हैरानी से उसकी तरफ देखा। विराज, शी इज अ गर्ल, वीरांगना उर्फ वी, इस ग्रुप की सबसे खास मेंबर। 13 साल की थी जब मर्डर के इल्जाम में जुवेनाइल होम पहुंच गई। सिंह ने कहा, मर्डर? विराज ने कहा, बिजनेसमैन सरदाना का नाम तो सुना ही होगा आपने। सबने हां में सर हिला दिया। विराज ने कहा, उसके छोटे बेटे के मर्डर के इल्जाम में, जो अपनी मौत के वक्त 16 साल का था। बताया गया कि इसने अपनी सौतेली बहन से बदला लेने के लिए ऐसा किया, पर इसने पूरे ट्रायल में कुछ नहीं कहा। ट्रायल में बस इसके नाना नानी आते थे, पर यह जुवेनाइल होम जाने के बाद उनसे भी नहीं मिली, ना उनके मरने पर गई। प्रधान इसे हुक्म का इक्का बोलता है और इसलिए इसका चेहरा अभी तक हमारे सामने नहीं आया। सिन्हा ने कहा, इसकी क्या खूबी है? विराज ने कहा, इसकी बीमारी और एक गॉड गिफ्टेड एबिलिटी। सिंह ने कहा, बीमारी? विराज ने कहा, बीमारी भी नहीं कह सकते, क्योंकि डॉक्टर इसे बीमारी नहीं मानते, पर
वीरांगना को एलेक्सीथेमिया है। सृजन ने कहा। एलेक्सी वॉट? आहना, एलेक्सीथीमिया एक ऐसी कंडीशन जिसमें इंसान किसी भी इमोशन को फील नहीं कर पाता और ना ही एक्सप्रेस कर पाता है। सृजन ने कहा, सीरियसली? ऐसे भी लोग होते हैं? आहना ने हाँ में सर हिला दिया। विराज, दूसरी है उसकी एबिलिटी। इसकी मेमोरी फोटोजेनिक है, मतलब यह किसी भी चीज को एक बार देख ले तो भूलती नहीं है, चाहे वो सालों पहले ही क्यों ना देखी उसने। आहना ने कहा, वाह, शी इज अमेजिंग। विराज ने कहा, कबीर और प्रधान प्लान बनाते हैं पर एग्जीक्यूट वीरांगना करती है। ये हर जगह फिट बैठती है, कब कहां से गायब हो जाए कुछ पता नहीं चलता। मारपीट में अव्वल है, अपनी फोटोजेनिक मेमोरी का कमाल का फायदा उठाती है ये लड़की, इसलिए प्रधान इसे छिपा कर रखता है। सृजन ने कहा, ठीक है, तुम्हारी बात अगर मान भी ली जाए तो क्या भरोसा है कि ये हमें धोखा नहीं देंगे। जब हम खुद के ऑफिसर पर भरोसा नहीं कर सकते तो इन लोगों पर कैसे करें? ये तो वैसे भी पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। विराज ने कहा, हाँ, पर इनका रिकॉर्ड रहा है, ये किसी काम को हाथ में ले लें तो धोखा नहीं देते अपने कस्टमर को। इन्हें अपनी जान का खतरा था, पर फिर भी इन्होंने विश्वास का काम पूरा किया। विश्वास के मरने के बाद भी इन्होंने किसी से यह सीक्रेट शेयर नहीं किया कि विश्वास ने इन्हें कांटेक्ट किया था। विश्वास की लाई हुई आधी खबरों के पीछे यही सूत्र हुआ करते थे। सृजन ने कहा, बट दे आर क्रिमिनल्स, डोंट यू थिंक दैट वी शुडंट गिव देम अ चांस? विराज ने कहा, और कोई टीम है तुम लोगों के पास? सृजन चुप हो गया। सिन्हा ने कहा, हमारे देश में कई बार हमने कई ऐसे लोगों की मदद ली है जिनसे मदद लेने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। मैं सिर्फ एक कंडीशन पर इन्हें चांस दूंगा, अगर विराज तुम इनकी पूरी गारंटी लोगे। विराज ने कहा, मुझे पूरा यकीन है सर, ये हमारे बहुत काम आएंगे। सिंह ने कहा, ठीक है, फिर बुलाओ इनको। क्या तुम्हें पता है ये लोग कहां पर हैं? विराज ने मुस्कुराकर कहा, पुलिस को सब पता होता है सर, बस वो इन पॉलिटिशियंस के चक्कर में कुछ नहीं कर पाते। सिन्हा ने कहा, ठीक है, फिर गेट देम हियर और उन्हें तैयार करो जल्द से जल्द। विराज ने सल्यूट किया और फिर कहा, यस सर। सिन्हा ने फिर सिर हिलाया और फिर वो और सिंह दोनों बाहर चले गए। पार्ट 2। सिन्हा के जाते ही सृजन ने विराज को घूरा और फिर कहा, साले, तुझे नहीं लगता कि तूने इन 4 चोरों की जिम्मेदारी लेकर कुछ बड़ी गलती कर दी? विराज ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मुझे लग रहा है ये काम के लोग हैं। आहना ने कहा, पर तुम्हें लगता है कि ये लोग हमारे लिए अपनी जान दांव पर लगाएंगे? विराज ने अपने कंधे उठा दिए। सृजन ने कहा, क्यों नहीं मानेंगे, बड़े से बड़े लोगों को बनाना आता है हमें, डोंट वरी। विराज उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। एक बूढ़ा सा आदमी चाय की टपरी पर बैठकर चाय के सिप भर रहा था। वो आराम से चाय पी रहा था, तभी उसकी नजर सामने से आ रहे एक इंसान पर पड़ी जो तेजी से उसी तरफ आ रहा था। देखने में वो इंसान सामने वाली बिल्डिंग का पियोन लग रहा था। उसे देखकर वो बूढ़ा मुस्कुरा दिया और हल्का सा खंखार दिया। उसके खंखारते ही सामने बैठा एक लड़का उठा और बाहर की तरफ जाने लगा। उस लड़के ने जानबूझकर सामने से आ रहे पियोन को टक्कर मार दी। पियोन ने चढ़कर कहा, अबे ओए, देख कर नहीं चल सकता क्या? उस लड़के ने सिर पर पहनी कैप को और नीचे करते हुए कहा, सॉरी, और इतना कहकर वो लड़का चला गया। वो पियोन बड़बड़ाते हुए आया और कहने लगा, अंग्रेज चले गए और सॉरी छोड़ गए, बड़ा आया। इतना कहकर वो दुकानदार की तरफ आया और उसने कहा, चाय और 2 मट्ठी। दुकानदार ने उसे घूरा और फिर कहा, पैसे? उस पियोन ने कहा, पैसे वो तो हैं आज। इतना कहकर उसने जैसे ही जेब में हाथ डाला, उसके चेहरे पर परेशानी उभर आई। दुकानदार ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, क्या हुआ, नहीं है पैसे? पियोन ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो मैंने 50 रुपए जेब में डाले थे, कहां गए? दुकानदार ने कहा, पैसे नहीं है तो निकलो, हमारे इधर उधार नहीं चलता। पियोन ने कहा, अरे चाचा, आज के दिन कर लो, बहुत भूख लगी है, रोज यहीं खाता हूं, कल पैसे दे दूंगा। दुकानदार ने साफ मना कर दिया। वो पियोन वहीं खड़े होकर सर खुजलाने लगा। तभी वो बूढ़ा आया और उसने कहा, अरे क्यों बच्चे को परेशान कर रहे हो, लाओ दो उसे चाय और मट्ठी, पैसे हम देते हैं। उस पियोन ने बूढ़े की तरफ देखा तो बूढ़े ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम भी हमारी पोते के उम्र के हो। उस पियोन ने सर झुका लिया। थोड़ी देर बाद वो पियोन और बूढ़ा एक ही टेबल पर बैठे थे। उस बूढ़े ने कहा, तो तुम मशहूर वकील एडवोकेट सिंघल के यहां काम करते हो, पर हमने सुना है कि वो बहुत कड़क है, ऑफिस टाइम में आने देते हैं क्या बाहर तुम्हें? पियोन ने चाय पीते हुए कहा, अरे कहां काका, अभी लंच टाइम है उनका, अभी तो कैंटीन में बैठे होंगे, तभी आ गया मैं। आधा घंटा होता है उनका लंच ब्रेक, मेरे पास भी उतना ही टाइम होता है।
कैंटीन बिल्डिंग के सबसे नीचे फ्लोर पर है। बूढ़े ने कहा, पूरा ऑफिस खाली होता होगा ना तभी। पियोन ने सर हिलाया और फिर कहा, तभी तो हम बाहर आ सकते हैं ना। बूढ़े ने सर हिला दिया। फिर वो उठा और उसने जेब से 50 रुपए का एक नोट लिया और पियोन के पास रखकर कहा, दोबारा पैसे मत खोना, ठीक है। इससे पहले कि पियोन कुछ कहता वो बूढ़ा वहां से चला गया। उसने अपनी सुनने वाली मशीन से कहा, सुना तुम लोगों ने? आधा घंटा, उसमें से 10 मिनट बीत चुके हैं, तो हमारे पास कुल 20 मिनट है। जिस लड़के ने पियोन को टक्कर मारी थी वो एक दीवार से सिर टिकाकर खड़ा था। उसने कहा, डोंट वरी प्रधान, मैं रिसेप्शन पर खड़ा हूं। जैसे ही वो वकील बाहर आएगा मुझे पता चल जाएगा। प्रधान खड़ा हो गया। उसने कहा, कबीर के बच्चे, तू अंदर कैसे गया? कबीर पीछे पलटा और रिसेप्शन पर खड़ी एक लड़की को देखकर कहने लगा, यहाँ की रिसेप्शनिस्ट बहुत खूबसूरत है प्रधान। प्रधान ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, आई गो, ये लड़का नहीं सुधरेगा। अच्छा कोकी, तेरा काम हुआ या नहीं? एक लड़का 30 मंजिला बिल्डिंग की छत की रेलिंग पर बैठा हुआ था। उसकी गोद में लैपटॉप था। उसने भी कबीर की तरह एक कैप पहनी हुई थी। उसने कहा, मेरा काम शुरू हो चुका है। वी, तू अपना काम शुरू कर सकती है। इतना सुनते ही सामने की बिल्डिंग से एक इंसान अंगड़ाई लेकर उठ खड़ा हुआ। ब्लूटूथ में उसकी अंगड़ाई की आवाज सुनकर कबीर ने कहा, वाह, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और ये लड़की वहां पर सो रही थी। या वी, जाग, अपने पास बस 17 मिनट बचे हैं। वीरांगना ने दूसरी तरफ देखा। उसने सिर पर काली टोपी और मुंह पर काला मास्क पहना हुआ था। उसने हाथों में काले ग्लव्स थे और पैरों में काले शूज। उसने एक हाई नेक काली टी शर्ट के ऊपर काले रंग का हुडी पहना हुआ था, जिसका हुड उसने कैप पर डाला हुआ था। उसकी पीठ पर एक बैकपैक था। उसने कहा, मैं अपना काम कर लूंगी, तुम लोग अपना सोचो। प्रधान ने गाड़ी में बैठते हुए कहा, पहले मैं ये बूढ़े का मेकअप हटा लूं। कबीर ने कहा, तूने मेकअप किया हुआ था? मुझे लगा कि तेरा असली चेहरा है। कोकी हंस पड़ा। इसी बीच छत पर वीरांगना ने अपनी कमर पर एक रस्सी बांधी। फिर उसने रस्सी का दूसरा हिस्सा छत पर रखी और एक टंकी के बेस पर बांध दिया। फिर वो रेलिंग के पास खड़ी होकर नीचे देखने लगी। वो इस वक्त 30 मंजिला बिल्डिंग की छत पर खड़ी थी। उसने गहरी सांस ली और फिर एकदम से रेलिंग पर चढ़ गई। फिर उसने नीचे देखा और कूद गई। एक जगह जाकर उसने एकदम से अपने पैर खिड़की पर टिका दिए। कोकी ने लैपटॉप देखते हुए कहा, गलत, तुम 23 फ्लोर पर हो, ऑफिस 22 फ्लोर पर है, एक खिड़की नीचे। वीरांगना ने सिर हिलाया और एक खिड़की नीचे रस्सी के सहारे सरकने लगी। इस वक्त वो बिल्डिंग के बाहर एक रस्सी के सहारे 22वें फ्लोर के बाहर झूल रही थी। वो खिड़की के पास पहुंच गई। अंदर कोई भी नहीं था। उसने एक हाथ से रस्सी को पकड़ा और एक हाथ से मिरर काटने वाला एक कटर निकाला। उसने मिरर को काटा और फिर उसे जरा सा धक्का दे दिया। मिरर अंदर की तरफ खिसक गया। वीरांगना झूली और उसने अंदर की तरफ मिरर को पैरों से धक्का दे दिया। मिरर अंदर गिर गया और साथ ही वीरांगना भी। उसने रस्सी खोल दी। फिर वो एकदम से टेबल पर रखे कंप्यूटर के साथ एक पेन ड्राइव लगाया। उसने कहा, कोकी, इट्स डन। कोकी की उंगलियां लैपटॉप के कीबोर्ड पर तेजी से चलने लगी। प्रधान ने कहा, मैं कार लेकर गेट के पास पहुंचता हूं। इतना कहकर उसने कार स्टार्ट की और दूसरी तरफ चला गया। तभी कबीर को वकीलों की एक टोली तेजी से एलिवेटर के पास पहुंचती हुई दिखी और वो तुरंत एलिवेटर में चले गए। कबीर तुरंत एलिवेटर के पास पहुंच गया और उसने कहा, वो लोग ऊपर जा रहे हैं, शायद मिरर टूटने की आवाज सुनाई दे गई किसी को। वीरांगना ने कहा, कोकी कितना वक्त है? कोकी ने कहा, पासवर्ड खोल रहा है। कबीर ने एलिवेटर स्क्रीन पर देखते हुए कहा, वो लोग 8वें फ्लोर पर पहुंच चुके हैं। कोकी ने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप लैपटॉप पर नजर बनाए रखी। कबीर ने फिर से कहा, वो 12वें फ्लोर पर है। कोकी की उंगलियां और तेज हो गई। तभी उसने कहा, वी, पासवर्ड खुल गया। उसके इतना सुनते ही वीरांगना की उंगलियां उस कंप्यूटर के कीबोर्ड पर चलने लगी। कबीर ने कहा, वो 15वें फ्लोर पर पहुंच चुके हैं। कोकी ने कहा, अब इनका इंतजाम करता हूं। इतना कहकर वो लैपटॉप पर दोबारा कुछ करने लगा। कबीर ने कहा, वो 20वें फ्लोर पर है। कोकी ने कहा, हो गया। इतना कहकर उसने एंटर दबाया और एलिवेटर झटके के साथ रुक गई। एलिवेटर के अंदर सारे लोग चौंक गए। एक वकील ने कहा, यह क्या हुआ? दूसरे वकील ने कहा, मैं देखता हूं सर। इतना कहकर उसने एलिवेटर इंटरकॉम उठाया और कहा, हेलो सिक्योरिटी। हाँ, एलिवेटर एकदम से रुक गई है, जल्दी करो इसे स्टार्ट। कोकी ने लैपटॉप की तरफ देखते हुए कहा, वी, मैं सिर्फ 3 मिनट के लिए रोक सकता हूं एलिवेटर, डू इट फास्ट। कबीर ने कहा, हश, काहे का हैकर है बे तू, जो एलिवेटर को भी बस 3 मिनट ही रोक सकता है? कोकी ने कुछ नहीं कहा। वीरांगना तेजी से अपने काम में लगी हुई थी। कोकी ने लैपटॉप की तरफ देखा और फिर कहा, वीरांगना 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1। उसके 1 कहते ही एलिवेटर दोबारा ऑन हो गई और ऊपर की तरफ बढ़ने लगी।
कबीर ने स्क्रीन की तरफ देखा और फिर कहा, वो लोग ऑलरेडी 22वें फ्लोर पर हैं। एलिवेटर का दरवाजा खुला और वो सब बाहर निकल आए। कबीर ने कहा, कोकी वो सब बाहर आ चुके, तू भी वहां से निकल। इतना कहकर कबीर तेजी से आगे बढ़ा। जैसे ही वो बिल्डिंग से बाहर निकला, सामने की तरफ देखकर झटके के साथ रुक गया। कोकी ने गहरी सांस लिया और फिर कहा, वी फाइटिंग। और इतना कहकर उसने लैपटॉप बंद किया और उसकी तरफ देखकर कहने लगा, आई विल मिस यू। इतना कहकर उसने एकदम से लैपटॉप छोड़ दिया। लैपटॉप 30 मंजिला बिल्डिंग की छत से सीधा नीचे गिरा। इतना करके कोकी उठा, उसने एक लॉलीपॉप निकाला और उसे मुंह में डालकर वो पलट गया और रेलिंग से नीचे आ गया। जैसे वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, सामने की तरफ देखकर वो भी रुक गया। वकील तेजी से मेन ऑफिस की तरफ बढ़े। उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर कोई भी नहीं था। तभी एक की नजर खिड़की पर गई। वीरांगना खिड़की पर थी। उस वकील ने एकदम से कहा, वो वहां पर है। सबने उस तरफ देखा। वीरांगना ने सबकी तरफ देखा। उसने एक हल्का सा सैल्यूट किया और नीचे कूद गई। सबने एक साथ कहा, ओ! और सब खिड़की के पास पहुंच गए। सबने नीचे की तरफ देखा। वीरांगना हवा में थी। उसने अपने बैकपैक की रस्सी को खींच लिया। एक डोमेस्टिक पैराशूट खुल गया। वीरांगना ने ऊपर की तरफ देखा तो सब वकील उसे देख रहे थे। उन वकीलों में से एक ने चिल्लाकर कहा, कॉल द सिक्योरिटी राइट नाउ। उनमें से एक ने तुरंत अपना फोन निकाला। वीरांगना जैसे ही जमीन के कुछ इंच ऊपर आई, उसने चाकू निकाला और पैराशूट को काट दिया। पैराशूट कटकर हवा में उड़ गया। वीरांगना जमीन पर आ गिरी। उसकी बॉडी ने रोल खाए और फिर वो एक दीवार से जा गिरी। वीरांगना उठ खड़ी हुई। उसने अपने कपड़े झाड़ते हुए कहा, आइश, बैड लैंडिंग। अचानक उसे पीछे एहसास हुआ जैसे कि कोई है। वो पीछे मुड़ी तो उसके पीछे तो तगड़े सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए थे। वीरांगना ने चिढ़कर कहा, हश, आई हेट फाइटिंग। एक गार्ड ने कहा, ए, जो भी चुराया वो वापस कर। वीरांगना ने अपने आप की तरफ देखा। उसे एहसास हुआ कि उसकी कैप और मास्क अभी भी अपनी जगह पर है। उसने कहा, खुद ले लो। गार्ड उसकी तरफ बढ़ा। वीरांगना एक कदम पीछे हटी और फिर उसने सामने की दीवार पर 2 कदम चढ़कर उसकी गर्दन पर जंप कर दिया। उसने उसकी गर्दन को पकड़ा और उसके कंधे पर चढ़ गई। फिर उसने अपनी बॉडी को घुमाया और उसकी पीठ पर आ गई। उसने अपनी दोनों टांगे उसकी गर्दन में फंसा दी और फिर से बॉडी को रोल करके वो उसके सीने से लटक गई और उसने एक जोरदार धक्का उस गार्ड को अपने घुटनों से दिया। वो गार्ड धड़ाम करता हुआ नीचे गिर गया। वीरांगना हाथ छाड़ते हुए उठ खड़ी हुई। बाकी दोनों गार्ड हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे। एक उसकी तरफ बढ़ा। उसने पंच मारना चाहा पर वीरांगना झुक गई। उसने अपने पैर घुमाए और वो उसकी दूसरी तरफ आ गई। उसने एकदम से उसके टखनों पर किक मारी। वो गार्ड घुटनों के बल गिर गया। वीरांगना ने एक जोरदार किक उसकी गर्दन में दे मारी। वो भी नीचे गिर गया। वीरांगना ने तीसरे की तरफ देखा। वो एक कदम पीछे हटा और फिर उसने अपनी घड़ी में लगा एक बटन दबा दिया। उसके ऐसा करते ही सारी बिल्डिंग में सायरन बजने लगा। वीरांगना ने इधर उधर देखा और फिर कहा, आइश, साला चीटर। इतना कहकर वो सामने की दीवार की तरफ भागी। उसने एकदम से जंप किया और पैर दीवार के ऊपर रखकर ऊपर की तरफ कूद गई। उसने ऊपर की रेलिंग को पकड़ लिया और फिर दूसरी तरफ की गली में कूद गई। पार्ट 3। जैसे ही वीरांगना गली में कूदी, सामने देखकर चौंक उठी। सामने विराज बाजू लपेटे खड़ा था। वीरांगना ने उसे देखा और चौंक उठी। वो जैसे ही दूसरी तरफ मुड़ी, तुरंत एक आवाज आई, वी। उसके कदम रुक गए। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कबीर, प्रधान और कोकी खड़े थे। उन लोगों के हाथ बंधे पड़े थे और विराज के आदमियों ने उन पर गन तानी हुई थी। विराज ने कहा, अगर भागना है तो भाग जाओ। मैं जानता हूं मेरे लोग तुम्हें पकड़ नहीं पाएंगे, पर सोच लो इनका फिर क्या होगा। वीरांगना ने एक गहरी सांस ली। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर करके सिर के पीछे रख लिए। उसके हाथ में अभी भी पेन ड्राइव था। विराज आगे आया और उसने वो पेन ड्राइव ले लिया। फिर उसने वीरांगना के हाथ बांध दिए। उसने वीरांगना की तरफ देखकर कहा, मास्क और कैप वहीं चलकर उतारना। वीरांगना ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, कहां लेकर जा रहे हो। विराज रुक गया और उसने बिना पीछे मुड़कर कहा, जान जाओगी। इतना कहकर उसने कहा, बिठाओ उन चारों को गाड़ी में, और हां, वीरांगना को अलग गाड़ी में बिठाना, समझे। उन लोगों ने उन तीनों को अलग गाड़ी में बिठा दिया। खुद विराज वीरांगना को लेकर अलग गाड़ी में बैठ गया। एसटीएफ ऑफिस स्पेशल सेल, वो चारों एक बड़ी सी टेबल के एक तरफ बैठे हुए थे। उन चारों के हाथ टेबल के ऊपर थे और चारों के हाथों में हथकड़ियां थी। कबीर ने इधर उधर देखते हुए कहा, यह हमें यहां पर क्यों लेकर आए। प्रधान ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, मुझे इस काम में पहले ही झोल लग रहा था, पर तुम लोग तो, ये लोग हमें फंसाकर यहां पर लाए हैं। कोकी ने वीरांगना की तरफ देखकर कहा, तुमने अपना मास्क और कैप क्यों नहीं उतारा अभी तक। वीरांगना ने कुछ नहीं कहा और हथकड़ियों वाले हाथ आगे कर दिए। कोकी चुप हो गया। वीरांगना ने कहा,
कोई भी बकवास मत करना। हम उन्हें देख और सुन नहीं सकते, पर वो हमें देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तीनों ने उसकी तरफ देखा तो वीरांगना ने सामने की तरफ इशारा किया। सबने सामने की तरफ देखा तो एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ था जिसमें वो चारों अपनी शक्ल देख पा रहे थे। वीरांगना ने कहा, हमें इसमें अपनी शक्ल दिख रही है, पर इसके दूसरी तरफ खड़े लोगों को हम साफ साफ दिख रहे हैं। इतना कहकर उसने ऊपर की तरफ देखा और फिर कहा, और वहां ऊपर। उसके कहते ही सबने ऊपर की तरफ देखा। वहां पर एक माइक लगा हुआ था। वीरांगना ने कहा, वहां वो माइक, उसके जरिए वो हमारी सारी बातें सुन सकते हैं। प्रधान ने कहा, वाह, टेक्नोलॉजी भी क्या चीज है ना। यहां से निकलने के बाद पड़ोसी के घर पर ठीक ऐसा ही माइक लगवाऊंगा मैं। कबीर ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, बस कर प्रधान, 4 साल से तुम आया के दिल की बात जानने के लिए कई हथकंडे अपना चुका है। सारा मोहल्ला जानता है कि तू मरता है उस पर, और फिर भी तुझे खांस नहीं डालती। कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की चीज तुझ में है या नहीं? प्रधान ने उसकी तरफ देखा और फिर उसे जीभ निकालकर चढ़ाने लगा। शीशे के दूसरी तरफ आहना, विराज और सिंह खड़े थे। आहना ने कहा, तुम्हें सच में लगता है कि ये बेवकूफ हमारा साथ दे पाएंगे? विराज ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, क्यों, आज के कारनामे देखकर भी तुम ये कह रही हो? सिंह ने कहा, मैं तो इस वी का फैन हो गया हूं, कमाल की लड़की है। आहना ने कहा, तुमने इसके मुंह से मास्क क्यों नहीं हटाया? विराज ने कंधे उठा दिए। सिंह ने कहा, सृजन कहां पर है? विराज ने कहा, वो और नजर आते ही होंगे, तब तक हम शुरू करें। उन दोनों ने सर हिलाया। वो लोग अंदर चले गए। उन तीनों को देखकर वो चारों चुपचाप बैठ गए। आहना, सिंह और विराज उन चारों के सामने बैठ गए। आहना ने वीरांगना की तरफ देखा और फिर वो बदतमीजी भरे अंदाज में कहने लगी, मास्क और कैप हटाओ अपना, ये अड्डा नहीं है तुम्हारा कोई। वीरांगना ने ना ही कुछ कहा और ना ही मास्क और कैप हटाया। आहना ने तेज आवाज में कहा, सुनाई नहीं दिया क्या? वीरांगना ने फिर भी कुछ नहीं कहा। आहना एकदम से उठी। उसने जैसे ही कैप की तरफ हाथ बढ़ाया, वीरांगना के हथकड़ी भरे हाथ उठे और उसने आहना के हाथ को बीच में ही रोक दिया। आहना ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। वीरांगना ने एक गहरी सांस ली और कहा, आई गो, और फिर इतना कहकर उसने अपनी कैप और मास्क हटा दिया। सांवले से एक रंग ऊपर का गोल चेहरा, छोटी छोटी आंखें और लाल गाल। उसके बाल बिल्कुल लड़कों की तरह गर्दन से ऊपर तक कटे थे और कुछ बाल उसके माथे के ऊपर से कटे थे, जो उसके माथे, आईब्रो और आंखों के ऊपरी हिस्से को पूरी तरह से ढक रहे थे। तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम? सबने पलट कर देखा तो सामने सृजन खड़ा था। वीरांगना ने उसे देखा और फिर उसने गहरी सांस ली। वो दूसरी तरफ देखने लगी और फिर उसने कहा, सृजन एकदम से उसके पास आया और उससे कहा, तुम यहां पर क्या कर रही हो? वीरांगना ने उसकी तरफ देखा और फिर उसने अपने हथकड़ियों वाले हाथ उठाकर कहा, दिखता नहीं है तुम्हें अभी भी, प्रीलोडर? सृजन ने हैरानी से देखा और फिर कहा, व्हाट, प्रीलोडर? या मैंने तुम्हें उस दिन भी कहा था, आई एम नॉट अ प्रीलोडर। वीरांगना ने कहा, और मैंने भी कहा था कि तुम प्रीलोडर ही हो। सृजन ने अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रख लिया और फिर दूसरी तरफ देखकर कहने लगा, वाह, आई मीन रियली, तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? तुम्हारी वजह से मुझे एक रात पुलिस स्टेशन में बितानी पड़ी थी। वीरांगना ने कहा, हाँ तो तुम्हें पे करना चाहिए था। सृजन ने कहा, मैं वहां एक गैंगस्टर के पीछे था, वो भाग रहा था तभी मैं उसके पीछे भागा था। वीरांगना ने कहा, तब तुम्हें कुछ पीना नहीं चाहिए था। सृजन ने कहा, तब उसे शक हो जाता मुझ पर। वीरांगना ने कहा, तो इसका मतलब तुम्हें अपना काम ढंग से करना नहीं आता। सृजन ने चढ़कर कहा, या दिस लिटिल। तभी विराज ने टोकते हुए कहा, 1 सेकेंड, स्टॉप इट, बोथ ऑफ यू। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? वीरांगना और सृजन ने बाकी सबकी तरफ देखा। सब उन दोनों को हैरानी से देख रहे थे। प्रधान ने कहा, बी, तू जानती है इसे? वीरांगना ने सर हिलाया और कहा, ही इज अ फ्रीलोडर। सृजन ने कहा, एंड यू आर अ क्रेजी साइको लिटिल पपी। आहना ने चिढ़कर कहा, हो क्या रहा है यहां पर सृजन? तुम इस कॉन आर्टिस्ट को कैसे जानते हो? सृजन ने वीरांगना की तरफ देखा और फिर कहा, तुम लोगों को याद होगा 3 साल पहले मुझे क्लब में पुलिस ने अरेस्ट किया था और मेरी कलाई भी मुड़ गई थी जब मैं वो लोकल गैंग लीडर के पीछे था। आहना और विराज ने हाँ में सर हिला दिया। सृजन ने वीरांगना को घूरते हुए कहा, वो सब इसी का किया धरा था। कबीर ने कहा, तुमने इसे पीटा था? वीरांगना ने कहा, जिस क्लब के मालिक की बीबी ने हमें उसके पति पर नजर रखने के लिए कहा था,
ये उस क्लब में आया था। मैं उस वक्त बारटेंडर थी। इसने 3 ग्लास कॉकटेल के पिए पर बिल नहीं भरा। हमने रोकने की कोशिश की तो इसने हमारे गार्ड को पंच मार दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने इसकी कलाई पकड़कर इसे फर्श पर पटक दिया। बाद में मैनेजर ने पुलिस बुलाकर इसे अरेस्ट करवा दिया। कबीर कोकी पहले तो वीरांगना को देखते रहे और फिर थोड़ी देर बाद उन लोगों की हंसी छूट गई। सिंह और विराज भी सर नीचे करके हंसने लगे। सृजन ने तेज आवाज में स्टॉप इट। सब चुप हो गए। विराज ने कहा, अच्छी बात है कि मेरे अलावा भी तुम्हें कोई जानता है, काम करने में आसानी होगी। वीरांगना ने कहा, एसीपी चाहिए क्या तुम्हें? विराज ने उसकी तरफ देखा तो वीरांगना ने कहा, तुम हमें यहां पर लेकर आए हो, पर ना कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है और ना तुम हमें पुलिस के हवाले कर रहे हो और ना कोई सवाल कर रहे हो। तुमने हम चारों को जाल बिछाकर पकड़ा है, मतलब तुम हम चारों को बहुत अच्छी तरह जानते हो कि हम कौन हैं और क्या करते हैं। तो सीधे पॉइंट पर आओ, क्या चाहिए? चाहिए क्या तुम लोगों को हम चारों से? इतना कहकर वीरांगना ने अपने दोनों हाथों को दोबारा टेबल पर रख दिया और आगे की तरफ झुक गई। विराज उसकी तरफ देखता रहा। सिंह ने कहा, सच में कमाल की ऑब्जर्वेशंस हैं तुम्हारी, आई एम इम्प्रेस्ड। प्रधान ने वीरांगना की तरफ देखा और फिर कहा, ऐसे ही थोड़ी हुक्म का इक्का है ये हमारा। विराज ने वीरांगना की तरफ देखा और फिर कहा, वी नीड योर हेल्प भी। वीरांगना ने उसकी तरफ देखा तो विराज ने एक फाइल उसकी तरफ सरका दी। वीरांगना और बाकी तीनों ने फाइल की तरफ देखा। विराज ने कहा, तुमने इंटरपोल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में से सबसे ज्यादा वांटेड क्रिमिनल्स के बारे में तो सुना ही होगा। के हमें उसी के को पकड़ने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। वीरांगना और उसके साथियों ने चौंक कर उन लोगों की तरफ देखा। विराज की बात सुनकर उन चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। प्रधान ने कहा, के मींस वो इंटरनेशनल मोस्ट वांटेड क्रिमिनल? विराज ने सर हिलाया। कबीर ने एकदम से कहा, या कम ऑन, हम क्या मदद कर सकते हैं तुम लोगों की? हम कोई अंडरकवर एजेंट थोड़ी हैं। हम सिंपल एक डिलीवरी कंपनी चलाते हैं जिसका नाम है WCDA। आहना ने हैरानी से देखा और फिर कहा, मतलब? कबीर ने उसकी तरफ देखा और फिर उसने मुस्कुराकर कहा, वी कैन डिलीवर एनीथिंग। आहना ने सर हिला दिया। वीरांगना ने कहा, हम तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकते। हम कोई हाई ट्रेन्ड ऑफिसर नहीं है। हम वो लोग हैं जो रोज डेली लिविंग पर जीते हैं। हम तुम्हारे किसी काम के नहीं है एसीपी। सृजन ने उन लोगों की तरफ देखा और फिर कहा, हमने भी विराज को यही कहा था, पर उसे तुम लोगों पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। वीरांगना ने उसे घूर कर देखा और फिर कहा, देखो इंस्पेक्टर। सृजन ने उसे एकदम से टोक कर कहा, एसीपी सृजन। वीरांगना ने चढ़कर कहा, हाँ जो भी है। देखो, माना कि इस केस में हम कुछ मदद कर नहीं सकते, पर हमारे टैलेंट और कैपेबिलिटी पर तुम लोग तो जाओ ही मत। वो हम लोगों में तुम लोगों से कहीं ज्यादा है। सृजन कुछ कहता उससे पहले ही विराज ने कहा, हमें तुम्हारे टैलेंट और कैपेबिलिटी पर कोई शक नहीं है, इसलिए हम तुम लोगों को यहां लेकर आए। वीरांगना ने कुछ कहना चाहा पर विराज ने उसे हाथ दिखाकर कहा, अगर तुम लोग ट्रेंड नहीं हो इसलिए पीछे हट रहे हो तो विश्वास की मदद कैसे की थी तुमने? तुम लोगों ने वहां से सबूत उठा लिए के खिलाफ, जहां पुलिस भी जाने से पहले 100 बार सोचती है। पुलिस अगर जाना भी जाए वहां तो वहां कदम रखने से पहले ही उन्हें 100 फोन आ जाते हैं, और अगर वो पहुंच भी जाए तब भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। वहां से तुम लोगों ने सबूत निकाले थे फुल सिक्योरिटी में से, फिर भी तुम लोगों को लगता है कि तुम हमारे किसी काम के नहीं हो। प्रधान ने सारी बात सुनकर एक गहरी सांस ली और फिर कहा, एसीपी, विश्वास के कहने पर हम वहां पर घुसे थे। वो हमारा रेगुलर कस्टमर था। उसके हमें वहां भेजने से पहले तो हमें पता तक नहीं था कि इस दुनिया में कोई के नाम की भी बला है। एसीपी, हम लोगों ने सिर्फ हमारा काम किया था, पर बाद में जब विश्वास को सरेआम उन लोगों ने बीच सड़क में मौत के घाट उतार दिया और किसी ने चूं भी नहीं की, तब हमें जाकर समझ आया कि आखिर ये बला क्या है। कोकी ने कहा, वो तो मेरी मां ने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो हम लोग जिंदा हैं अभी तक, वरना हमें तो लगा था कि हम लोग भी। इतना कहकर कोकी ने अपनी गर्दन टेढ़ी करके जीप निकाल ली। वीरांगना ने कहा, इसीलिए एसीपी, हम लोग तुम लोगों का बिल्कुल साथ नहीं देंगे। तुम लोगों को जाकर मरने का शौक है तो जाओ, बेशक देश के लिए जान दे दो, पर हमें कोई शौक नहीं है देशभक्ति का। सृजन ने कहा, यह देश तुम्हारा भी है। वीरांगना ने कहा, बिल्कुल है, वी लव इंडिया, पर अपनी जान से ज्यादा कोई चीज जरूरी नहीं होती। प्रधान ने कहा, बिल्कुल, मैं तो इन तीनों के लिए भी जान ना दूं कभी।
कबीर ने इसकी तरफ देखा और फिर कहा, चिंता मत कर प्रधान, इधर भी सेम इमोशन है। वीरांगना ने कहा, और तुम लोग अगर मरते हो ऑन मिशन तो तुम लोगों को मेडल, वीर उपाधि वो सब मिलेगा, और हमें तो घंटा कोई ना पूछेगा। सृजन और विराज ने एक दूसरे की तरफ देखा। सिंह साहब हल्के से खंखार कर दूसरी तरफ देखने लगे। विराज ने कहा, तो तुम लोगों की ना है? उन चारों ने एक साथ हां में सर हिला दिया। विराज ने कहा, हम करना तो नहीं चाहते थे पर तुम लोगों ने मजबूर कर दिया। इतना कहकर उसने आहना की तरफ देखा। आहना ने सर हिलाया और बाहर चली गई। कबीर ने हल्के से कहा, ये लोग हमें 3rd डिग्री टॉर्चर तो नहीं देंगे ना? वीरांगना ने कहा, थोड़ा सा दर्द सह लेना अगर जिंदा रहना है तो। ये तो मारेंगे पीटेंगे, वो के तो सीधा ऊपर की टिकट कटा देगा। कबीर ने एकदम से कहा, हाँ। पार्ट 4। आहना अंदर आई और उसने एक फाइल लाकर टेबल पर पटक दी। वीरांगना ने फाइल की तरफ देखा और फिर कहा, यह क्या है? सृजन ने टेबल पर बैठते हुए कहा, यह उन केस की लिस्ट है जो आज तक हम हैंडल नहीं कर पाए। इतना कहकर उसने फाइल उठा ली और फिर कहने लगा, ह्यूमंस ट्रैफिकिंग, ड्रग्स स्मगलिंग, मर्डर, एनसीए ट्रैफिकिंग एंड। उसका कहते कहते ही प्रधान एकदम से कहने लगा, रुको यार, एक मिनट रुको, ये सब तुम हमें क्यों बता रहे हो? सृजन ने फाइल जोर से बंद करते हुए कहा, क्योंकि ये सब केस हम तुम पर डालने वाले हैं, और हां, विश्वास का मर्डर केस भी इंक्लूडेड है। वीरांगना के अलावा वो तीनों चौंक उठे। कोकी ने कहा, लेकिन ये तो इल्लीगल है ना? आहना ने कहा, और जो तुम लोग करते हो वो लीगल है क्या? कोकी चुप हो गया। विराज ने कहा, सीधी सी बात है, इस मिशन के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, पर तुम लोगों को पता है। पर तुम लोग हमारी टीम में शामिल नहीं होना चाहते और हम बाहर तुम्हें जाने नहीं दे सकते, तो सीधी सी बात है, तुम्हारे एनकाउंटर का कुछ तो रीजन देना पड़ेगा ना, और मेरे ख्याल से इतने रीजंस काफी हैं। प्रधान ने कहा, मां कसम तुम लोग कम हरामी नहीं हो। विराज ने उसे घूर कर देखा। सृजन ने कहा, अगर तुम लोग मिशन पर जाते हो तो 50% चांस है कि तुम वापस नहीं आओगे, पर अगर इस वक्त तुम नहीं मानते हो तो पूरे 100% चांसेस हैं कि तुम वापस नहीं जा पाओगे। चारों सोच में डूब गए। वीरांगना ने कहा, तुम जबरदस्ती हमसे देशभक्ति करवा रहे हो। तुम्हें लगता है कि इस तरह हम तुम्हारे किसी काम आ पाएंगे? विराज ने कहा, तुम लोग जो काम हाथ में लेते हो उसे पूरे दिल से करते हो। यूं समझ लो हम एसटीएफ ऑफिसर बनकर नहीं, कस्टमर बनकर तुम्हें यह काम दे रहे हैं। वीरांगना ने एक गहरी सांस ली। प्रधान ने वीरांगना से कहा, वी, मेरे ख्याल से अगर हम थोड़ा बहुत कॉपरेट करेंगे तो बुराई नहीं है। देश के लिए भी कभी कुछ करना चाहिए ना। कबीर ने प्रधान की तरफ देखा और फिर कहा, पार्टी बदलने में बहुत जल्दी नहीं कर रहे तुम? प्रधान ने कहा, एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई, पर अगर कुएं में कूदेंगे तो क्या पता बच जाए, खाई में तो कोई चांस ही नहीं है। कोकी ने वीरांगना की तरफ देखा और फिर कहा, वी, तू क्या सोच रही है? वीरांगना ने उन तीनों की तरफ देखा और फिर विराज की तरफ देखकर उसने कहा, मिशन क्या है? विराज मुस्कुरा दिया। सिंह साहब ने कहा, मैं सिन्हा साहब को भी बता देता हूं। इतना कहकर वो बाहर चले गए। सृजन ने प्रोजेक्टर ऑन कर दिया। उसमें एक प्लांट की कुछ तस्वीरें थी। सृजन कहने लगा, यह टीम एक न्यूट्रॉन पावर प्लांट पर काम कर रही है। अगर यह प्लांट बन जाती है तो एक हिस्टोरिक मोमेंट होगा। यह प्लांट न्यूट्रॉन को किसी भी कोने से खींच सकता है। प्रधान ने कहा, इसका क्या मतलब? वीरांगना ने लापरवाही से कहा, इसका मतलब है कि इस पावर प्लांट के सेंसर पता लगा सकते हैं कि किसी भी इलीगल माइन के बनने का या फिर माइल्स का। जब ये प्लांट सैटेलाइट से जुड़ेगा तो किसी भी टेररिस्ट मूवमेंट का पता लगाने में काफी आसानी होगी। कबीर के अलावा सब लोगों ने वीरांगना को हैरानी से देखा। कबीर ने गहरी सांस ली और फिर कहा, इसने कहीं पर पढ़ा या इस बारे में देखा होगा, ये कुछ नहीं भूलती। विराज ने वीरांगना की तरफ देखा और फिर कहा, वाओ, तुम्हारी सच में फोटोजेनिक मेमोरी है। सृजन हल्का सा खांस दिया। सब उसकी तरफ देखने लगे। सृजन ने आगे कहा, इस प्लांट को ऑपरेट करने के लिए एक ट्रिगर चाहिए होता है। वो ट्रिगर इस वक्त इंडिया के पास है। जो साइंटिस्ट इस पर काम कर रहे थे उनमें से एक फ्रांसीसी ने इंफॉर्मेशन चुराकर के आदमियों को बेच दी, यानी कि उनके पास इस वक्त 40% हिस्से की इंफॉर्मेशन है। इतना कहकर उसने पिक्चर बदल दी। आगे उसने कहा,
इसी सिलसिले में पिछले महीने एक मीटिंग अमेरिका में रखी गई थी और उस मीटिंग में जो भारतीय शामिल हुए थे उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी एसटीएफ को दी गई थी। पर अनफॉर्चुनेटली उस टीम के हेड ने अपनी पूरी टीम को मारकर एक वीआईपी को किडनैप कर लिया और पूरी मीटिंग की इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच गई। अब उस वीआईपी के बदले वो लोग ट्रिगर चाहते हैं। वीरांगना ने कहा, एक वीआईपी अगर मारा जाता है तो क्या फर्क पड़ता है, जाने दो। विराज ने कहा, वो कोई ऐसी वैसी वीआईपी नहीं है, वो एक पॉलिटिकल फैमिली की बेटी और एक फेमस बिजनेस फैमिली की हायरस है। प्रधान ने कहा, तब भी मैं कहूं कि इतना क्यों हल्ला मचाया हुआ है? जब तक इन पॉलिटिशियंस की फैमिली पर नहीं आती ये लोग घोड़े बेचकर सोए रहते हैं। ऐसे कोई कॉमन इंसान की बेटी हो तो ये लोग कुछ नहीं करते। विराज ने कहा, बात ऐसी नहीं है। बात यह है कि वो वीआईपी उन साइंटिस्टों की टीम का एक हिस्सा थी। शी इज अ साइंटिस्ट एंड अ केमिकल इंजीनियर, 40% हिस्सा और एक टीम का मेंबर, साथ ही साथ ट्रिगर को पाने की कोशिश। तुम्हें नहीं लगता कि सिचुएशन कुछ खतरनाक है? सृजन ने प्रोजेक्टर पर पिक्चर बदलते हुए कहा, वो ट्रिगर उस प्लांट को कहीं से भी सैटेलाइट के जरिए स्टार्ट कर सकता है और हमारी साइंटिस्ट इस काम में माहिर है। तुम खुद सोचो, चांद पर बनाई की तो क्या नहीं कर सकता कोई कि उस प्लांट को सरकार्यवाह करके तबाही मचा देगा। कोकी ने कहा, वो कैसे? वीरांगना ने कहा, वो प्लांट के जरिए तीनों देशों की मिसाइलों को एक साथ रिप्रोग्राम करके एक साथ स्टार्ट कर सकता है। कोकी ने कहा, लाइक हैकिंग? वीरांगना ने हां में सर हिला दिया। आहना ने कहा, 3 देशों के अलावा किसी को भी इस प्लांट के बारे में पता नहीं है, इसलिए हम किसी और देश से मदद भी नहीं मांग सकते। सृजन ने कहा, इस वक्त तीनों देशों की अंडर कवर टीम्स उस ट्रिगर को सेव करने में लगी हैं और हमारा मिशन उस साइंटिस्ट को सेव करना है, किसी भी कीमत पर। वीरांगना ने कुछ सोचा और फिर कहा, वो एजेंट जिसने किडनैपिंग की है वो कौन है? सृजन ने गहरी सांस लिया और फिर प्रोजेक्टर पर फिर से पिक्चर बदल दी। एक लड़के की तस्वीर सामने आई। सृजन ने कहा, अरमान शेखावत, वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर्स ऑफ एसटीएफ। प्रधान ने कहा, अगर बेस्ट था तो इसने ऐसा क्यों किया? कबीर ने कहा, पैसे का चक्कर प्रधान भैया, पैसे का चक्कर। कोकी को हंसी आ गई। सृजन ने मार्कर को टेबल पर रखते हुए कहा, फोकस। सब उसकी तरफ देखने लगे। सृजन ने कहा, क्योंकि अरमान एसटीएफ के हर एक इन आउट प्लान को जानता है, इसलिए यह मिशन और भी मुश्किल होने वाला है। हमें सबसे ज्यादा खतरा उसी से है, इसलिए हम एजेंसी से इस मिशन में कम से कम ऑफिसर शामिल कर रहे हैं। कोकी ने कहा, पर वो साइंटिस्ट है कहां? सृजन ने फिर से तस्वीर बदल दी। वीरांगना ने तस्वीर को देखते ही कहा, बीजिंग। सबने उसकी तरफ देखा। सृजन ने कहा, तुम यहां पर गई हो क्या? वीरांगना ने पिक्चर को देखते हुए सर हिला दिया और फिर कहा, नहीं, पर मुझे पता है। सृजन ने गहरी सांस लिया और फिर धीरे से कहा, इस लड़की को सब पता होता है। कबीर ने कहा, चाइना, वो चाइना में है। विराज ने कहा, वहीं के का गढ़ है, वो सालों से वहीं पर है, उसकी कंपनीज है वहां पर और हमारे सोर्सेज की माने तो वहां का एनआरआई सिटीजन है, पर उसे आज तक किसी ने देखा नहीं है और इसीलिए हमारे पास उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। वीरांगना ने गहरी सांस ली और फिर बुदबुदाकर कहा, किसी काम के नहीं है ये लोग। सृजन ने उसे घूरा तो वीरांगना ने कहा, और वो साइंटिस्ट, वो कौन है? सृजन ने कहा, ओ हां, वो तो मैं बताना ही भूल गया। इतना कहकर उसने पिक्चर बदली तो पिक्चर को देखते ही प्रधान ने एकदम से कहा, मर गए। विराज, आहना और सृजन ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। कबीर ने गहरी सांस ली और फिर कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, दी एंड। वीरांगना उस तस्वीर को आराम से देख रही थी, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। सृजन ने कहा, यह है वो साइंटिस्ट, इसका नाम। उसके कहते कहते ही वीरांगना ने कहा, निहारिका, निहारिका सिंह चौहान, होम मिनिस्टर श्रीकांत सिंह चौहान की पोती और चौहान ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक अविनाश सिंह चौहान की बेटी। उम्र 26 साल, हार्वर्ड ग्रेजुएट और इंडिया के मोस्ट सक्सेसफुल यंगेस्ट साइंटिस्ट में से एक। अपने रिसर्च पीरियड में ही इसे कई रिसर्च सेंटर्स से ऑफर्स मिल चुके थे और इसने इसरो को चुना। अपनी केमिकल कंपनीज को आसमान पर ले जाने का पूरा श्रेय इसी को जाता है। शी इज अ जीनियस। आहना ने उसे हैरानी से देखा और फिर कहा, इसके बारे में भी कहीं पढ़ा था क्या? वीरांगना ने तस्वीर को देखते हुए कहा, इसके बारे में जानने की मुझे कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर उसने गहरी सांस ली और फिर उठ खड़ी हुई। फिर आज सृजन और आहना ने उसकी तरफ देखा। वीरांगना ने कहा, वेल,
ऑल द बेस्ट फॉर योर मिशन। जब मेरा एनकाउंटर करना होगा तब बता देना, मैं तैयार हूं। उन तीनों ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। प्रधान, कबीर और कोकी ने सिर हिलाकर झुका दिया। वीरांगना ने उन लोगों की तरफ देखा और फिर कहा, अगर तुम लोग इस मिशन पर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, मेरे लिए रुकने की कोई जरूरत नहीं। इतना कहकर वीरांगना बाहर जाने लगी तो विराज ने उसका बाजू पकड़कर कहा, या वेट अ मिनट, तुम्हें अचानक क्या हुआ? तुम लोग तो मिशन के लिए तैयार थे अभी, फिर अब क्या हो गया? वीरांगना ने अपने बाजू की तरफ देखा, फिर उसने अपना बाजू छुड़ाकर कहा, मूड चेंज हो गया। सृजन ने कहा, व्हाट? क्या कहा तुमने? मूड चेंज हो गया? आर यू सीरियस? इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है यहां पर और तुम मूड खेल रही हो? आर यू मैड और व्हाट? वीरांगना ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, देखो फ्रीलोडर, मुझे तुम्हें कुछ भी जवाब देने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों को एनकाउंटर करना है, शौक से करो, पर मैं इसे बचाने के लिए चाइना नहीं जाने वाली। इतना कहकर वो बाहर निकल गई। बाहर खड़े ऑफिसर ने उसे दूसरी तरफ बने जेल में बंद कर दिया। सृजन ने कहा, दिस लिटिल ब्रैट। इतना कहकर वो उस तरफ जाने लगा तो प्रधान ने कहा, कोई फायदा नहीं है एसीपी, वो मर जाएगी पर इस लड़की को बचाने कभी नहीं जाएगी। विराज और सृजन उस तरफ पलटे। विराज ने कहा, मतलब? कबीर ने कहा, यह वही है जिसकी वजह से वी को कुछ महसूस नहीं होता। वो तीनों चौंक उठे। सृजन और विराज दोनों कबीर की बात सुनकर चौंक उठे। सृजन ने कहा, क्या मतलब? निहारिका का वीरांगना से क्या लेना देना है? क्या कहना क्या चाहते हो तुम? कबीर उठ खड़ा हुआ और उसने कहा, तुम लोगों के साथ काम करके सच में मजा आता। चाइना जाकर एक्शन सीन करने का भी मजा आता, पर सॉरी, अगर वी नहीं तो कबीर भी नहीं। इतना कहकर उसने एक नजर आहना पर डाली और वो भी बाहर की तरफ चला गया। बाहर निकलते ही उसने जेल के अंदर नजर डाली। वहां वीरांगना दीवार के साथ लगकर घुटनों के बल बैठी हुई थी। कबीर भी अंदर चला गया और उसके पास बैठ गया। वीरांगना ने उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुरा दिया। वीरांगना ने दूसरी तरफ देखा और फिर मुंह में हल्के से कहा, क्रेजी पंक। पार्ट 5। उधर सृजन ने कबीर के जाने के बाद प्रधान से कहा, ये दोनों पागल हो गए हैं क्या? पहले तो सब सही चल रहा था, अब पहले वीरांगना और कबीर। उसके कहते कहते ही कोकी उठ खड़ा हुआ और उसने कहा, और साथ में कोकी भी। अगर वी और कबीर नहीं तो कोकी भी किसी काम का नहीं है। सॉरी बॉस, पर एक और बंदा अपने एनकाउंटर को एक्सेप्ट करता है। इतना कहकर कोकी भी जाने लगा। विराज ने उसे कहा, या वेट या। उसके कहते कहते ही कोकी बाहर निकल गया। उसने भी बाहर निकलकर जेल की तरफ देखा और फिर अंदर चला गया। कबीर उसे देखकर मुस्कुरा दिया, कोकी भी मुस्कुरा दिया और कबीर के पास जाकर बैठ गया। कबीर ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। विराज अपनी कमर पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। उसने अपनी 2 उंगलियों से अपने माथे को हल्का सा रगड़ा और फिर कहा, प्रधान। प्रधान ने उसकी तरफ देखा। विराज ने कहा, समझाओ इन्हें, यहां पर कोई मजाक नहीं चल रहा है, वी आर वेरी सीरियस। प्रधान ने बाहर की तरफ देखा और फिर कहा, वो लोग भी कोई मजाक नहीं कर रहे हैं एसीपी, वो लोग भी पक्के हैं। अगर उन लोगों ने ठान लिया है कि वो तुम लोगों की मदद नहीं करेंगे तो वो नहीं करेंगे। सृजन ने अपने दोनों हाथ टेबल पर रखे और फिर कहा, तो तुम किस लिए हो? यू आर द लीडर ऑफ दिस टीम, समझाओ इन लोगों को। प्रधान ने गहरी सांस ली और फिर वो उठ खड़ा हुआ। फिर उसने उन तीनों पर नजर डाली और फिर कहा, सॉरी ऑफिसर, हम लोगों का रूल है ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल। अगर एक ने मना कर दिया तो मतलब बाकी सबका भी मना है। मैं भी एनकाउंटर का वेट करूंगा। इतना कहकर प्रधान भी बाहर चला गया। वो तीनों उसे जाते हुए हैरानी से देखते रहे। प्रधान भी जेल के अंदर आ गया। कबीर ने उसे देखकर कहा, बड़ी देर कर दी प्रधान, हमें लगा कि कहीं पलट ना जाए तू। प्रधान भी नीचे बैठ गया और उसने कहा, अब वी ने कहा ना तो मतलब ना। अगर तुम लोग नहीं करोगे तो अकेले मैं क्या करूंगा? भजन। इतना कहकर उसने वीरांगना की तरफ देखा। वीरांगना ने कुछ नहीं कहा। प्रधान ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, इस उम्र में एनकाउंटर होगा अब। वाह, इतनी उम्र जीकर अब ऐसी मौत मारूंगा मैं। आई गो। इतना कहकर उसने आंखें बंद कर ली। अब अंदर सृजन, विराज और आहना तीनों ही परेशान खड़े थे। विराज ने कहा, अब क्या करें? ये चारों तो पीछे हट गए और उनको देखकर लगता नहीं है कि एक भी मानेगा।
सृजन ने निहारिका की तस्वीर देखी और फिर कहा, आखिर इस तस्वीर को देखते ही उसके हाव भाव कैसे बदल गए। वो मरने के लिए तैयार है, पर इसके लिए हमारी मदद करने के लिए नहीं। आहना ने गहरी सांस ली और फिर कहा, फिलहाल तो वो लोग बैकआउट कर गए, अब हमें कुछ और सोचना होगा। तभी एक इंस्पेक्टर ने आकर कहा, सर आप लोगों को सिन्हा सर बुला रहे हैं। उन तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। सृजन ने कहा, तुम लोग चलो, हम लोग आते हैं। इंस्पेक्टर ने सैल्यूट किया और वापस चला गया। आहना ने कहा, अब उन्हें क्या बोलेंगे। सृजन ने उनकी तरफ देखा और फिर कहा, अपने पापा को मनाना तुम्हारा काम है, लेट्स गो। इतना कहकर वो बाहर चला गया। आहना ने कहा, अरे पर मैं कैसे। उसके कहते कहते ही सृजन बाहर चला गया। विराज ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, फाइटिंग। और इतना कहकर वो भी जाने लगा। आहना ने कहा, विराज विरा उसके कहते कहते ही विराज भी बाहर चला गया। आहना ने गहरी सांस ली और फिर कहा, जस्ट किल मी बोथ ऑफ यू। इतना कहकर वो भी बाहर चली गई। बाहर निकलकर सृजन और विराज ने जेल में बैठे उन चारों पर नजर डाली। वीरांगना ने उन दोनों की तरफ देखा और फिर जमीन पर लेट गई। उसने अपनी बाजू अपनी आंखों पर रख ली। सृजन ने गहरी सांस ली और फिर आगे बढ़ गया। विराज भी चला गया। आहना बाहर निकली और उसकी नजर कबीर पर पड़ी। कबीर ने उसे देखकर हल्का सा सैल्यूट कर दिया। आहना सिर हिलाती हुई चली गई। चीफ सिन्हा के ऑफिस में वो तीनों सर झुकाकर खड़े थे। सिंह साहब भी वहीं पर बैठे हुए थे। सिन्हा ने उनसे कहा, तो वो लोग तैयार है ना। एक हफ्ते में उन लोगों की पूरी ट्रेनिंग और पूरे रूल्स समझाने हैं तुम लोगों को। कैन यू गाइस डू दैट। सृजन और विराज ने आहना की तरफ देखा और फिर उसे इशारा किया। आहना ने ना में सर हिला दिया। सृजन ने उसे आंखें दिखाई पर आहना नहीं हिली। सृजन ने नजरें बचाकर उसे आगे की तरफ धक्का दे दिया। सिन्हा ने उन सब की तरफ देखा और फिर कहा, क्या बात है, कुछ कहना चाहती हो आहना। आहना ने एकदम से कहा, नहीं नहीं मतलब हाँ। सिन्हा ने कहा, क्या हाँ नहीं हाँ, कहना है कुछ तुम्हें। आहना ने कहा, एक्चुअली पापा आई मीन सर वी हैव अ सिचुएशन। सिन्हा ने उसकी तरफ देखा तो आहना ने कहा, वो लोग बैकआउट कर गए हैं। सिन्हा एकदम से उठ खड़ा हुआ और उसने कहा, व्हाट, पर क्यों। सिंह साहब ने कहा, जब मैं वहां पर था तब तक तो सब सही था, फिर अचानक क्यों। विराज ने कहा, जी सर, पर जैसे ही हमने उन्हें निहारिका की तस्वीर दिखाई उन लोगों ने मना कर दिया। हम भी समझ नहीं पा रहे हैं। सिन्हा ने टेबल पर हाथ रखे और फिर एक गहरी सांस लेकर अपना सर झुका लिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने उन तीनों की तरफ देखा और फिर कहा, तुम लोगों ने बताया नहीं कि उनके साथ क्या हो सकता है। सृजन ने कहा, हमने उनसे कहा सर, पर उन लोगों को कोई डर नहीं है। सिंह साहब ने कहा, क्या बेवकूफ लोग हैं। सिन्हा ने सर हिलाते हुए कहा, मतलब उन चारों में गट्स तो हैं। खैर, हम लोगों को उन लोगों को मनाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, दरवाजे पर दस्तक हुई। सिन्हा ने कहा, यस कम इन। एक लड़की अंदर आई और उसने कहा, सर सर रूलर पार्टी के सचिव मिसेस शीतल सिंह चौहान आई है। सिन्हा चौंक उठे। उन्होंने कहा, वो यहां पर क्या कर रही हैं। लड़की ने कहा, आपसे मिलना चाहती हैं। सिन्हा सोच में डूब गया। सृजन ने विराज को कोहनी मारी। विराज ने कहा, वो मिनिस्टर चौहान की बहू, अविनाश चौहान की पत्नी और निहारिका चौहान की मां है। साथ ही रूलर पार्टी के सचिव भी है। शी इज द डायरेक्टर ऑफ चौहान ग्रुप ऑफ कंपनीज। शी इज अ डेंजरस वुमेन। सृजन ने हां में सर हिला दिया। सिन्हा ने उन दोनों की तरफ देखा और फिर कहा, तुम लोग भी चलो, शायद वो हमारे मिशन के बारे में जानती है। विराज और सृजन ने हां में सर हिला दिया। वो सब कमरे से बाहर निकल गए।